वीडियो। देहरादून के मच्छी बाजार स्थित कालिका मंदिर पहुंचे मंत्री गणेश जोशी। परिवार समेत मां कालिका के किए दर्शन। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट। नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर की कार्रवाई। काशीपुर में उठी ग्रीष्मकालीन धान पर प्रतिबंध हटाने की मांग। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों का प्रदर्शन। उपजिलाधिकारी को किसानों ने सौंपा ज्ञापन। देहरादून से लोहाघाट जा रही रोडवेज की बस पलटी। बस में सवार 12 यात्रियों में से 6 लोग घायल। सिटी एसपी पंकज गौरवाला ने किया स्थिति का जायजा। और वर्क फ्रॉम होम के नाम पर साइबर ठगी। पौड़ी पुलिस ने गिरोह के एक और इनामी सदस्य को हरियाणा से किया गिरफ्तार। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को भेजा जेल। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर देहरादून से है, जहां धर्म रक्षक सेवक का एक बड़ा फैसला सामने आया है। जी हां, धर्म रक्षक मुख्य सेवक का ऐतिहासिक फैसला, जहां राज्य में जन भावनाओं के अनुरूप 15 स्थानों के बदले गए नाम। हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में विभिन्न स्थानों के नाम बदले गए हैं। हरिद्वार में औरंगजेबपुर का शिवाजी नगर, गाजीवाली का आर्यनगर और वहीं चांदपुर का ज्योतिबा फुले नगर, मोहम्मदपुर जट का मोहनपुर जट और खानपुर कुर्सली का अंबेडकर नगर, इंद्रिशपुर का नंदपुर, खानपुर का श्रीकृष्णपुर और अकबरपुर का फाजलपुर का विजयनगर रखा गया है। तो देखिए, ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जहां पर देहरादून में मियावाला का रामजीवाला, पीरवाला का केसरी नगर, चांदपुर खुर्द का पृथ्वीराज नगर और अब्दुल्ला नगर का दक्ष नगर। वहीं नैनीताल में नवाबी रोड का अटल मार्ग, पंचक्की से आईटीआई मार्ग का गुरु गोलबरकर मार्ग, उधम सिंह नगर में नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी का कौशल्यापुरी। और इस पर देखिए, मुख्यमंत्री धामी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जनभावना भारतीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप किया जा रहा है नामकरण। लोग भारतीय संस्कृति और संरक्षण में योगदान देने वाले महापुरुषों से ले सकेंगे प्रेरणा। लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि वहां के नाम वहां की जनभावनाओं के अनुरूप होना चाहिए, वहां की संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए, वहां के जो हमारी संस्कृति है उसके अनुरूप होने चाहिए। साथ ही जो हमारे उन क्षेत्रों के महापुरुष रहे हैं या उनका उस क्षेत्र में उस प्रकार की संस्कृति में योगदान रहा है, ऐसे नाम और राज्य का जो हमारा स्वरूप है देवभूमि के अनुरूप होने चाहिए। तो लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप सभी के जो सुझाव आए थे उसके अनुरूप इन नामों की घोषणा की गई है, जिसका लोगों ने स्वागत किया है। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने चैत्र नवरात्रि पर देहरादून के मच्छी बाजार स्थित कालिका मंदिर पहुंचकर मां कालिका की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री की धर्मपत्नी निर्मला जोशी, भाजयुमो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी भी मौजूद रही। और अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हुए हैं नेता प्रतिपक्ष। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य शासकीय आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पौधा भी भेंट किया और इसी के साथ विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की, बातचीत की। और आगे बढ़ेंगे। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में यातायात व्यवस्था को लेकर उत्तरकाशी पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। उत्तरकाशी की एसपी सरिता डोभाल के निर्देश पर विभिन्न स्थानों में सड़क किनारे नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर यातायात पुलिस की ओर से लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं यातायात निरीक्षक राजेंद्र नाथ ने सभी वाहन चालकों से रोड किनारे नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े करने
जिससे यातायात के सुचारू आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। उत्तरकाशी यातायात पुलिस की तरफ से ऐसे वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि सभी अपने वाहन को निर्धारित पार्किंग स्थल पर पार्क करें। यातायात व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। जो भी लोग वाहन स्वामी, वाहन चालक अपने वाहनों को सड़कों पे बेतरतीब पार करते हैं या इस प्रकार से पार करते हैं कि जाम की स्थिति बन जाती है या सड़क सुरक्षा में कहीं न कहीं समस्या उत्पन्न हो जाती है, अपने वाहनों को इस प्रकार से पार करें आम जनमानस को किसी प्रकार की समस्या न हो। अगर इस प्रकार से वाहन सड़क पर पार पाए जाते हैं तो इस प्रकार के वाहनों को यातायात पुलिस उत्तरकाशी द्वारा टो करके चालानी कार्रवाई की जाएगी और वाहन को कब्जे में लिया जाएगा। साथ ही साथ जैमर लगाने की कार्रवाई भी की जाएगी और हमारे द्वारा वर्तमान में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार फेसलेस चालान की कार्रवाई जनपद में प्रारंभ की गई है। यदि वाहन को नो पार्किंग में पार करता है तो उसका हमारे द्वारा तत्काल चालान काट करके वाहन पे चस्पा कर दिया जाएगा। जो और ग्रीष्मकालीन धान पर प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि पिछले 2 दशकों से किसान ग्रीष्मकालीन धान लगा रहे हैं, जिससे किसानों के आर्थिक जीवन में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन पिछले दिनों उधम सिंह नगर जिलाधिकारी ने ग्रीष्मकालीन धान को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है, जो कि किसानों के लिए हानिकारक है। किसानों ने आग्रह किया है कि इस साल किसानों को धान लगाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि किसान 1 वर्ष पहले से ही अपनी फसल लगाने की योजना बना लेता है। और उत्तराखंड की लोक गायिका रेशमा शाह को कोलंबिया पैसिफिक वर्चुअल यूनिवर्सिटी मथुरा की ओर से लोक संस्कृति के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। जौनपुर क्षेत्र की लोक गायिका रेशमा शाह पिछले 25 वर्षों से उत्तराखंड की लोक संस्कृति को देश विदेश में पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। उनके गाए गए लोकगीतों को युवाओं की ओर से काफी पसंद भी किया जाता है। तो वहीं रेशमा शाह के इस उपलब्धि पर नगरपालिका परिषद मसूरी की अध्यक्ष मीरा सकलानी ने भी खुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि रेशमा शाह की ये उपलब्धि देश प्रदेश और जौनपुर के लिए गौरव का पल है। रेशमा शाह ने इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत परिश्रम किया और आज उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिलने से हर प्रदेशवासी खुद को गर्वान्वित महसूस कर रहा है। लोक गायिका रेशमा शाह ने कहा कि उनके लिए ये गौरव का क्षण है। पिछले लगभग 25 वर्षों से उत्तराखंड के लोकगीतों को वो जन जन तक पहुंचा रही है और आगे भी लोकगीत के माध्यम से देश प्रदेश का नाम रोशन करती रहेंगी और क्षेत्र में नाम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। मुझे जो एक डॉक्टर की उपाधि मिली है और मेरे लोक गीत और लोक संस्कृति की, और ये उपाधि मुझे मथुरा यूनिवर्सिटी से मिली संगीत की फील्ड में, तो और 29 तारीख को मुझे मिली है। तो बहुत अच्छा लग रहा, लेकिन सबसे बड़ी अंदर से खुशी है कि ये मान सम्मान मेरा नहीं है, उन सभी बहनों का है जो ऐसे संघर्ष जीवन में करते हैं और ये उनके लिए भी है, मेरे तरफ से एक तोहफा भी है। और आज ऐसा नहीं है, मैं आगे भविष्य के लिए भी अपने आने वाले जो हमारी नई जनरेशन उनके लिए मैं कुछ और अच्छा अपने संस्कृति के लिए और अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ संगीत के जगत में अपने हमारी पौराणिक जो चीजें आज भी जो लोग। उत्तराखंड में सड़क हादसों का दौर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ताजा मामला हरिद्वार से, जहां देहरादून से हरिद्वार होते हुए लोहाघाट जा रही उत्तराखंड रोडवेज की बस अचानक पलट गई। रोडवेज बस के पलटने से पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। बस में 12 यात्री सवार थे, जिसमें से 6 लोग घायल हो गए। गनीमत रही कि हादसे में किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई। हादसे की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस में सवार लोगों को रेस्क्यू कर एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल पहुंचाया। स्थिति का जायजा लेने एसपी सिटी पंकज गैरोला मौके पर पहुंचे। एसपी सिटी पंकज गैरोला ने बताया कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल 6 लोग चोटिल बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक पूछताछ में बस पलटने का कारण चालक ने स्टीयरिंग जाम होना बताया है, लेकिन अब बस हादसे की जांच की जा रही है।
देहरादून से हरिद्वार आ रही थी और ये लोहाघाट डिपो की बस है, इसमें कुल 12 सवारी थी। तो सर्विस लेन पे अचानक इसका स्टीयरिंग लॉक हुआ है, इस कारण ये सर्विस लेन में बस पलट गई। इसमें जो लोग सवार हैं इंजर्ड हुए हैं, तो ज्यादा गंभीर चोटें नहीं है। सभी को रेस्क्यू कर हॉस्पिटल भेज दिया गया है। इसमें 4 लोगों के चोटें लगी। क्या बताया ड्राइवर से पूछताछ की, उनका अचानक स्टीयरिंग ब्लॉक हुआ। और मुख्यमंत्री धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि के सपने को साकार करने और उत्तरकाशी एसपी सरिता डोभाल के निर्देश पर पुलिस लगातार नशा तस्करों और नशीले पदार्थों की अवैध खेती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। वहीं थाना धरासू पुलिस को क्षेत्र में नशीले पदार्थों की अवैध खेती की सूचना मिली थी। पुलिस ने अवैध खेती के संबंध में सटीक जानकारी जुटाई, जिसके बाद प्रभारी निरीक्षक धरासू दिनेश कुमार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम के साथ पुलिस टीम ने धरासू के बनचौरा क्षेत्र में छापेमारी कर करीब 0.3 हेक्टेयर भूभाग पर पैदा की गई प्रतिबंधित अफीम की खेती को नष्ट किया। एसपी सरिता डोभाल ने बताया कि जनपद के दूरदराज के क्षेत्रों में प्रतिबंधित अवैध नशे की खेती की जाती है, जिस पर पुलिस लगातार नष्टीकरण और रोकथाम की कार्रवाई कर रही है। वहीं एसओजी थाना धरासू पुलिस और राजस्व की टीम ने अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया है। अफीम की पैदावार करने वाले भूस्वामियों के खिलाफ थाना धरासू पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। मामले में अन्य भूस्वामियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उन्होंने कहा कि अवैध नशे की गतिविधियों में लिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और वर्क फ्रॉम होम के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के एक और इनामी सदस्य को पौड़ी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को हरगाड़ा से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 3,07,539 लाख रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया था। पौड़ी एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि श्रीनगर कोतवाली पर वादी ने अज्ञात व्यक्ति की ओर से वर्क फ्रॉम होम करने के लिए बोनस प्रॉफिट दिए जाने का लालच देकर 3,07,539 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी करने की तहरीर दी थी। घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से फरार आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। आरोपी की पहचान राजन निवासी हरियाणा के रूप में हुई है। साइबर धोखाधड़ी गैंग्स के द्वारा आजकल लोगों के साथ वर्क फ्रॉम होम के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है, जिसमें जनता से वर्क फ्रॉम होम के नाम पर नौकरी लगाने का लालच देते हुए लोगों से पैसों की डिमांड की जाती है। इसी प्रकार की एक शिकायत एक श्रीनगर निवासी के द्वारा हमारे थाने में दर्ज करवाई गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया। जांच में ये पाया गया कि ये गैंग हरियाणा से ऑपरेट कर रही है। हमारी टीम के द्वारा इसके एक मुख्य सदस्य को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है और आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मेरा समस्त जनता से अनुरोध है, यदि आपके साथ किसी के द्वारा वर्क फ्रॉम होम के नाम पर आपको जॉब दिलाने का झांसा दिया जाता है और आपसे पैसे की डिमांड की जाती है, कृपया इसकी शिकायत निकटवर्ती थाने में अवश्य दें। और वहीं उत्तरकाशी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तस्कर को 31.13 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। एसपी सरिता डोभाल ने बताया है कि पुलिस टीम ने स्मैक तस्कर को उत्तरकाशी मनेरा बाईपास से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 31.13 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। तस्कर की पहचान दीपक बालियान के रूप में हुई है और इसके साथ ही उत्तरकाशी एसपी ने बताया है कि नशे के खिलाफ उत्तरकाशी पुलिस का अभियान लगातार जारी है। समाज विशेषकर युवा पीढ़ी को दलदल में घसीटने वाले नशे के सौदागरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उत्तरकाशी क्षेत्रांतर्गत कल जो है एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास से लगभग 31 ग्राम स्मैक की बरामदगी की है। ये अभियुक्त मुजफ्फरनगर का है, जो यहाँ पर बड़ी मात्रा में नशे का जो है व्यापार कर रहा था और यहाँ पर उसका जो हम लोग क्रिमिनल इतिहास है वो भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। जो नशा मुक्त अभियान के तहत हमारी कार्रवाई लगातार चल रही है और जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ हम लोग लगातार वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं।
और अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। जी हां, बता दें कि चारधाम यात्रा और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियों में सरकार जुटी हुई है। यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। भीड़ प्रबंधन की रणनीति पर काम कर रही सरकार तो वहीं इस बार सरकार ने पहले ही यात्रा के लिए पंजीकरण व्यवस्था भी शुरू कर दी है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। 10,58,000 से अधिक श्रद्धालु करा चुके हैं यात्रा के लिए पंजीकरण। वहीं यमुनोत्री धाम के लिए 1,88,083 और गंगोत्री के लिए 1,94,086 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। केदारनाथ की जिक्र कर ले तो 3,45,889 और बद्रीनाथ के लिए 3,16,890 यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के लिए 13,748 संगतों ने पंजीकरण कराया है। यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और ऐसे में 30 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। 2 मई को बाबा केदार और 4 मई को खुलेंगे भगवान बद्री विशाल के द्वार और 25 मई को खुलेंगे सिखों के तीर्थ स्थल गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। और वर्ष 2023 में चार धाम में पहुंचे थे 56 लाख से अधिक तीर्थयात्री और वर्ष 2024 में 48 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने किया था चार धाम के दर्शन। तो बता दें कि 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए सभी व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भीड़ ज्यादा होगी। 2024 की अपेक्षा अगर देखा जाए तो इस बार भीड़ ज्यादा जुटने की जो है आशंका जताई जा रही है। पंजीकरण भी कर लिए गए हैं। क्या कुछ व्यवस्था की गई है भीड़ को नियंत्रण करने के लिए? हाँ, सपना कहें अभी कह जरूर सकते हैं कि भीड़ इस बार श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होगी, लेकिन अभी कहना बहुत टफ होगा क्योंकि इस बार महाकुंभ भी इलाहाबाद में था और वहां भी कई करोड़ों लोग वहां पर पहुंचे हैं और कई लोग जो कुछ का ये भी कहना है कि इतने लोग वहां पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं उस महाकुंभ में जो इतनी संख्या श्रद्धालुओं की पहुंची थी उसका असर यहाँ चारों धाम भी रह सकता है। पर जिस हिसाब से हम देखें कि लगातार यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन अगर हम बात करें वो लगभग 10.5 लाख हो चुके हैं। अभी 1 महीना है यहाँ पर कपाट खुलने के लिए। 30 अप्रैल से यात्रा शुरू होनी है। तो कई चीजें हैं। पिछली बार 48 लाख लोग आए थे, उससे अगले 56 लाख लोग आए थे। अब ये देखना है कितने लोग पहुंचते हैं, पर संख्या कितनी रहेगी क्या रहेगी ये बड़ा फैसला है। पर कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती है और इस बार ये देखना है कि कितना फर्क पड़ेगा। इसको लेकर मैंने कहा ना कि लगातार रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और लगभग 10.5 लाख के बाद तक पंजीकरण भी शुरू हो चुके हैं, जिसमें यमुनोत्री और गंगोत्री की अगर हम बात करें लगभग 4 लाख और केदारनाथ की हम बात करें सबसे अधिक लगभग 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने अपने पंजीकरण कर लिया। और दूसरे नंबर पर कहें तो लगभग 3,16,000 के लगभग अगर हम कहें तो भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए लोगों ने पंजीकरण किए हैं। तो कुल मिला के कहें उसके बाद कहें गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की भी यात्रा 25 मई से शुरू होती है, वहां के भी पंजीकरण शुरू होने हैं। पर कुल मिला के कहें तैयारियां लगातार यहाँ पर व्यवस्थाओं के लिए लगातार चल रही हैं, बैठकी का दौर जारी है। और यही है कि पिछली बार की अपेक्षा जब एकदम इतनी अधिक श्रद्धालुओं की संख्या हो गई थी जब कपाट खुले थे मई और जून में, तो कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और काफी श्रद्धालुओं को हरिद्वार ऋषिकेश रोकने का प्रयास किया गया था कि ऊपर इतनी संख्या नहीं होती। लगभग 15,000, 10,000, 12,000, 14,000, 7,000, 8,000 के लगभग गंगोत्री यमुनोत्री में होती है। तो इस बार यही किया जा रहा है कि इस बार यात्रा शुगर चले, ज्यादा श्रद्धालुओं को ऋषिकेश जो मुख्य द्वार है यहाँ रोकने की ना हो और लोग आवागमन लगातार जारी रहे, इसके लगातार प्रयास किए जाए। क्योंकि पिछली बार कहीं जो कमियां आई हैं वो कमियों को किस प्रकार दूर किया जाए इस पे भी लगातार मंथन चल रहा है। तो कुल मिला के कहें कि तैयारियां शुरू हैं, अप्रैल से यात्रा शुरू होनी है। जिस हिसाब से संख्या लगातार 10.5 लाख पंजीकरण हो चुके हैं, अगर यही स्थिति रहे तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी संख्या रहेगी और सभी इसके लिए प्रबंध भी किए जा रहे हैं। तो यही देखा जा रहा है रैली की सेवा जो चलती है केदारनाथ के लिए और अन्य स्थानों के लिए, वहां की भी पंजीकरण और बुकिंग शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के कहें सर यही सरकार का यही रहेगा कि इस बार जो कहीं पिछली बार जो कमियां रही, क्योंकि श्रद्धालु जगह पिछले 2 महीने में इतनी अधिक लोगों की छुट्टियों का समय होता है और उसी टाइम
ज्यादा रश होता है, उसको कैसे मेंटेन किया जाए श्रद्धालुओं की संख्या को, ताकि ज्यादा लोगों श्रद्धालु परेशानी ना हो, लोग भगवान के दर्शन करते आराम आराम से अपने गंतव्य को जाते रहें। इसके लिए पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है कि ताकि यात्रा सभी के लिए सुखद हो, जो श्रद्धालु दूर दूर से आए उनको भगवान के भी दर्शन और सुखद यात्रा करके अपने गंतव्य अपने घर पर पहुंचे। ऋषिकेश से हमारे संवाददाता दीपक नारंग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए, अगर हम पिछले साल का जिक्र कर ले तो पिछले बार हमने देखा था जिन लोगों ने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा रखा था उनकी मौजूदगी तो थी ही, लेकिन इसके अलावा भी भीड़ ज्यादा बढ़ गई थी, जिस वजह से श्रद्धालुओं को रास्ते में ही रोक लिया गया था। इस बार क्या कुछ खास इंतजाम उन श्रद्धालुओं के लिए किया गया है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इस बार बहुत अच्छी खबर श्रद्धालुओं के लिए है कि इस बार जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो कोटा है उसमें जो है बदलाव किया गया। इस बार 60% कोटा जो है वो ऑनलाइन श्रद्धालुओं के लिए रहेगा और 40% कोटा जो है वो ऑफलाइन श्रद्धालुओं के लिए रहेगा। यानी कि हरिद्वार, ऋषिकेश और इसके अलावा जो अन्य ऊपर जो रास्ते में पड़ेंगे जैसे श्रीनगर है, बड़कोट, यहाँ पर अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो उनके लिए 40% कोटा यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है। लेकिन सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि जितने भी श्रद्धालु आए वो ऑनलाइन कराएं, क्योंकि ऑनलाइन पंजीकरण कराने का सरकार का मकसद ये होता है कि श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना न करना पड़े। उनको जो तारीख मिलेगी उस हिसाब से वो अपनी यात्रा को यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन देखने में ये भी आता है कि ज्यादातर जो यात्रा पर श्रद्धालु आते हैं वो गाँव देहात से भी होते हैं, तो वो यहाँ चारधाम यात्रा की जो बसें होती है उनसे सफर करते हैं और उनको जो है ऑनलाइन पंजीकरण के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, तो वो यहाँ पर सीधा हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचते हैं और यहाँ से यात्रा पर जाने का जो है काम करते हैं। तो उसके उनके लिए जो है 40% का कोटा जो है वो यहाँ पर निर्धारित है और उसमें हरिद्वार और ऋषिकेश के अंदर जो 40% कोटे में उनको पंजीकरण करा के जो है यात्रा मार्ग पर भेजने की जो कवायद इस बार की जाएगी। पिछली बार ये कोटा कम था, इस बार यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें इसलिए भी हुई थी पिछली बार क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है श्रद्धालु जो है वो सीधा धामों में पहुंच गए और धामों की कैपेसिटी के अनुसार जो है वहाँ पे दबाव बढ़ गया और ऐसे में जो है यात्रा पूरे मार्ग पर यानी कि हरिद्वार से लेके बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम पर प्रभावित हुई। लेकिन इस बार सरकार ने जो है पूरे प्रबंध किए हैं कि जब भी श्रद्धालुओं का जो डाटा होगा, जो रजिस्ट्रेशन होगा, उसके अनुसार ही उनको हरिद्वार, ऋषिकेश से आगे के लिए जो है वो रवाना किया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता यह है कि श्रद्धालुओं को बहुत आसानी से दर्शन हो, उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अगर धामों में दबाव बढ़ता है तो सबसे पहले जो पड़ाव होगा वो हरिद्वार, फिर ऋषिकेश, उसके बाद श्रीनगर और बलकोट वगैरह इधर जो है उनको रोका जाएगा ताकि यहाँ पर उनको आसानी से खाने पीने की व्यवस्थाएं, धर्मशाला, होटल, सब सुविधाएं मिल सकती है। क्योंकि धामों में ज्यादा व्यवस्था नहीं होती तो वहाँ ज्यादा परेशानी होती है। और इस बार खास बात ये भी रहेगी कि चारों धामों में जो सोशल मीडिया वाले पहुंचते हैं, वीडियो बनाकर वायरल करते हैं, उनकी वजह से जो यात्रा प्रभावित होती है या गलत संदेश जाता है, उन पर भी इस बार रोक रहेगा। तो प्रयास यही है धामी सरकार का कि इस बार यात्रा में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और 5 अप्रैल को अभी एक समीक्षा बैठक जो है वो ऋषिकेश में गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में होनी है, क्योंकि अभी 1.5 महीने पहले भी बैठक हुई थी, उसमें सबको दिशा निर्देश दिए गए थे विभागों के अधिकारियों को। उन अधिकारियों ने धरातल पर अब क्या काम करे हैं और क्या उसमें शेष रह गया, इसके लिए 5 अप्रैल को एक बैठक होनी है और जो उसमें कमियां दिखाई देगी उस पर जो है कड़ा एक्शन भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि इस बार की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी और उनको सुविधा भी अच्छी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अभी हम इस पूरी खबर पर नजर बनी दी है और सबसे बड़ी बात यह है कि चारधाम यात्रा को संचालित करने वाली यातायात रोटेशन व्यवस्था समिति है वो इस बार काफी कुछ है, क्योंकि 2200 बसों का जो बेड़ा है वो यात्रा के लिए समय यहाँ पर शामिल हो चुका है। कमल, आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगी। देखिए, अब चारधाम यात्रा का जिक्र हो रहा है तो जो स्थानीय व्यापारी होते हैं या फिर होटल स्वामी होते हैं उनकी अच्छी खासी कमाई होती है, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है? 30 अप्रैल से शुरुआत होने जा रहा है तो हाँ, 30 अप्रैल से कहें तो गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट यहाँ खुलेंगे, 2 को बाबा केदारनाथ और 4 तारीख को भगवान बद्रीशाले कपाट खुलेंगे। तैयारियां सभी से, क्योंकि अब तो हम ये भी देखते हैं कि अगर हम कहें क्योंकि शीतकालीन यात्रा भी इस बार शुरुआत की है, बल्कि उसमें अभी श्रद्धालुओं की जो संख्या वो इतनी नहीं बढ़ पाई है, लेकिन सरकार की यही प्लानिंग है कि ये जो होटल्स वगैरह हैं इनको 12 महीने काम के लिए, क्योंकि कपाट जो 6 महीने बंद हो जाते हैं फिर यात्रा बंद हो जाती है, लेकिन सरकार का यही भी प्रयास है कि शीतकालीन यात्रा शुरुआत की गई है, उसका धीरे धीरे आगे फैक्टर और ये होटल्स व्यवसाय और अन्य व्यवसाय जितने भी हैं जो वहाँ के लोगों ये यात्रा पे डिपेंड है उनको 12 महीने काम मिले, इसके लगातार प्रयास कर रही है। और होटलों की अगर हम बात करें तो
सभी लोग अपना 1-2 साल बाद रिनोवेट कराते हैं, जहाँ कई कमियां तो दूर करते हैं, क्योंकि अभी इतना श्रद्धालु की शुरुआत नहीं हुई है। जैसे जैसे श्रद्धालु बढ़ेगी सारी व्यवस्थाएं पूरी की जाती हैं, क्योंकि जितनी अच्छी फैसिलिटी देंगे उतने ज्यादा श्रद्धालु उनको मिलेंगे, उतनी बुकिंग मिलेगी। तो अब सरकार का यही प्रयास है, जो इस व्यवसाय से लोग जुड़े हुए हैं यात्रा से, उनको लगभग 10 से 12 महीने काम मिले, तो 6 से 7 महीने मिलता है और 4-5 महीने नहीं मिल पाता है। सरकार का ये भी प्रयास है कि लगभग 4-5 महीने और इनको लगातार काम मिलता रहे, जिससे इनका रोजगार बढ़े और कहीं ना कहीं इस प्रदेश की आर्थिकी में भी एक बहुत बड़ा असर यात्रा को पड़ता है और सबके रोजगार लगातार सबके चलते रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस खास जानकारी के लिए, और दीपक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो 30 अप्रैल से देखिए चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर लिए गए हैं और इसके लिए लगातार जो पंजीकरण की संख्या है वो लगातार श्रद्धालु जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफलाइन भी कई श्रद्धालु आते हैं, इसलिए सारी व्यवस्थाएं पहले से ही पूरी कर ली गई हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।